1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इराकी सोल्जर्स सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर पूरे कुवैत पर कब्जा करके बैठ गए और लोकल्स अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर हो गए। अमेरिकन एलाइज ने कुवैत की मदद की और इराक के खिलाफ मुकाबला किया। 1 साल तक ये मामला चलता रहा, लेकिन जब इराकी सोल्जर्स कमजोर पड़ गए तो उन्होंने जाते जाते कुवैत की 700 से ज्यादा ऑयल वेल्स पर आग लगा दी। ना सिर्फ इतना, बल्कि इराकी सोल्जर्स ने ऑयल वेल्स के आसपास अंडरग्राउंड माइंस इंस्टॉल कर दी ताकि कोई भी आग को बुझाने की हिम्मत ना कर सके। ये आग इतनी खतरनाक थी कि अगले 10 महीनों तक ये नॉन स्टॉप जलती रही। एक एस्टीमेट के मुताबिक तेल के इन कुओं पर आग लगने से कुवैत को रोजाना 60 लाख बैरल्स का नुकसान हुआ था, यानी टोटल 10 महीनों के 180 करोड़ बैरल्स का नुकसान। पूरी दुनिया में 15 दिनों तक जितना ऑयल आज इस्तेमाल किया जाता है उतना ही ऑयल कुवैत में जला दिया गया था। 10 महीनों के बाद जाकर कुवैत ने इस आग पर $1.5 अरब खर्च करने के बाद काबू पाया। ये हिस्ट्री का एक ऐसा वाकया था जिसने अगले कई सालों तक कुवैत को खोखला करके रख दिया। जब कुवैत इस मसले से निकला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक और गल्फ कंट्री में ऐसे प्रोजेक्ट्स जन्म ले चुके थे कि इनके सामने कुवैत सी सिटी का प्रोजेक्ट किसी खाते में ही नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की। यहाँ दुनिया का सबसे महंगा 7 स्टार होटल बन चुका था और आर्टिफिशियल आइलैंड्स के कई प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। और तो और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। दुबई ज्यादातर इंटरनेशनल अट्रैक्शन पहले ही ले चुका था, लेकिन फिर भी कुवैत ने 2004 में सी सिटी की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। सी सिटी का ये प्रोजेक्ट 5 फेजेस में डिवाइड किया गया और फैसला किया गया कि एक एक करके फेजेस कंप्लीट किए जाएंगे। सबसे पहला काम था फेज 1 और 2 पे खुदाई करने का। इसके लिए 40 बुलडोजर्स, 90 आर्टिकुलेटेड डंपर्स, 87 एक्सकवेटर्स, 48 डंप ट्रक्स और 6 क्रेन्स मंगाई गई। ये कोई आम खुदाई नहीं थी, क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से में सिल्ट पाई जाती है। सिल्ट एक बहुत सॉफ्ट किस्म की सैंड होती है जिसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। बिल्डिंग तो क्या, इस पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा पहले खुदाई करके ऊपर वाली लेयर से रेत अलग की गई और फिर नीचे से सिल्ट को बाहर निकाला गया। उसके बाद वही रेत डालकर जमीन का लेवल बढ़ाया गया ताकि आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का लेवल बढ़े तो इससे साहिल पर बनने वाले विलास पर कोई असर ना हो। इस प्रोजेक्ट में सिल्ट और रेत की खुदाई बहुत मास लेवल पे की गई थी। कई महीनों तक 24 घंटे वर्कर्स की एक आर्मी इस काम पे लगी रही। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के एस्टीमेट के मुताबिक सी सिटी के फेज 1, 2 और 3 में से टोटल 74 मिलियन क्यूबिक मीटर सैंड निकाली गई। ये तकरीबन इतनी ज्यादा रेत थी कि इससे अहमदाबाद में वाक़े दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम 20 मरतबा भरा जा सकता है। रेत से लेवल तो इंक्रीज हो गया था, लेकिन इसको अब कंप्रेस करने का वक्त आ चुका था, क्योंकि ये रेत फिलहाल बहुत लूज थी और किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कंप्रेशन के लिए क्रेन से 15,000 केजी का वेट जमीन पर गिराया जाता। जिस जगह पर ये लोड गिरता वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता था। एक दिन में 1200 मरतबा 15 टन का ये वजन जब जमीन पर गिराया जाता तो कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता था। बाकी सब चीजें तो अपनी जगह, लेकिन एक मसला ऐसा था जिसका डर अंदर ही अंदर सबको खाए जा रहा था। इन आर्टिफिशियल क्रीक्स में जब समंदर का पानी डाला जाएगा तो क्या ये पानी नेचुरल तौर पे फ्लो करेगा भी कि नहीं। अगर पानी वक्त पे चेंज ना हुआ तो इसमें फंगस पैदा हो जाएगा और बदबूदार पानी इस प्रोजेक्ट को बुरी तरह से फेल भी कर सकता है। इस मसले से निपटने के लिए टाइडल गेट्स इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। टाइडल गेट एक ऐसा मैकेनिकल गेट होता है जो सिर्फ एक तरफ से आने वाले पानी के प्रेशर पे खुद ब खुद खुल जाता है। जब समंदर से आने वाली वेव्स बंद या कम हो जाएंगी तो ये गेट अपने आप वापस बंद हो जाएगा। कंप्यूटर सिमुलेशन पे टेस्ट करने के बाद ये नोटिस किया गया कि टाइडल गेट लगने के बाद क्रीक्स का 100% पानी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। टाइडल गेट का मसला तो सिर्फ एक बड़े मसले का सॉल्यूशन था, लेकिन अभी कई और मसलों से निपटना बाकी था। सी सिटी के इस प्रोजेक्ट में टोटल 250 किलोमीटर के नए बीचेस बनने जा रहे थे, यानी जितनी कुवैत की अपनी कोस्ट लाइन है उससे भी ज्यादा लंबी ये कोस्ट लाइन होने वाली थी।
اتنے زیادہ نئے بیچز کے لیے وہ خاص سینڈ بھی چاہیے ہوگی جو عام طور پہ ہمیں بیچز پہ ملتی ہے۔ اب اتنی زیادہ سینڈ لائی کہاں سے جائے، یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ ایکسپرٹس نے اس کا بھی ایک سولوشن نکال ہی لیا۔ نارمل ڈیزرٹ سینڈ جس کی کویت کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، اس میں ہر سائز کے پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ بیچ پہ جو سینڈ موجود ہوتی ہے اس میں سینڈ کے پارٹیکلز کا سائز زیادہ بڑا ہوتا ہے، لہٰذا اب فیصلہ کیا گیا کہ نارمل ڈیزرٹ سینڈ میں سے موٹے سائز کے پارٹیکلز کو فلٹر کیا جائے گا۔ ریت کو پانی سے دھو کر اس میں سے موٹے سائز کے ریزوں کو الگ کیا گیا۔ صرف ایک بار نہیں بلکہ یہ پروسیس 4 بار کیا جاتا تھا۔ پانی سے دھونے اور فلٹر کرنے کے اس پروسیس میں جو ریزے بچ جاتے تھے وہی بیچ کے لیے پرفیکٹ تھے۔ ایک دن میں 4000 ٹن ریت کو لایا جاتا اور پانی سے دھو کر اس کو فلٹر کیا جاتا تھا، اور یہ پورا پروسیس کئی مہینوں تک دن رات چلتا رہتا۔ بیچز کی سینڈ کو لہروں کے پریشر سے بچانے کے لیے پتھروں کی والز بھی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان والز پر لگائے جانے والے پتھر بارڈر کے اس پار سعودی عرب کی ایک اسٹون کواری سے لائے جاتے تھے، کیونکہ کویت کے پاس اپنی ایک بھی اسٹون کواری نہیں تھی۔ پورے 6 سالوں کی محنت کے بعد سی سٹی کے 3 فیز کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ اب باری تھی ایک عالی شان لانچ پارٹی کی۔ کویت کے اس وقت کے امیر صبا الاحمد نے اس پروجیکٹ کا بھرپور انداز میں افتتاح کیا، اور اسی موقع پر انہوں نے اس پروجیکٹ کو اپنے نام سے بھی جوڑنے کا فیصلہ کیا، اور تب سے لے کر یہ پروجیکٹ صبا الاحمد سی سٹی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اپنی طرز کا ایک انتہائی کمپلیکس میگا پروجیکٹ ہے جس کے ابھی تک صرف 4 فیز کمپلیٹ ہوئے ہیں، اور 5th فیز کی کنسٹرکشن ابھی تک چل رہی ہے۔ پچھلے 32 سالوں سے کویت اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے کئی مشکلات کو جھیل چکا ہے، اور اس میں پیش آنے والے انجینئرنگ چیلنجز کو صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بیان کرنا خاصا مشکل ہے۔